नमस्कार। आपने किसी फिल्म में एक डायलॉग सुना होगा कि ये मज़दूर का हाथ है जो लोहा पिघलाकर उसका आकार बदलता है। मैं एक ऐसे शहर में हूँ और ये भिलाई है जो वाकई लोहा पिघलाकर उसका आकार बदलता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ लोहा पिघलाने की नहीं है, इसमें बहुत सारी कहानी किस्से बसे हुए हैं और इन्हीं किस्से को जानने के लिए हम एक जानकार शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद जाकिर हुसैन। पत्रकार, लेखक, शोधकर्ता जिन्होंने भिलाई के ऊपर एक बेहतरीन किताब लिखी और उस किताब में वाकई अगर उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप भिलाई को जी लेंगे, भिलाई को जान लेंगे कि एक भिलाई किस तरह से बदलाव के सीढ़ियों को पार करते हुए आज इस विकास के राह पे पहुंचा है। तो सबसे पहले बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इतिहास का एक टुकड़ा अगर हम जान लें तो भी हम बेहतरीन तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो हम सिविक सेंटर में हैं, आप देख रहे होंगे, आपको हो सकता है अनुमान ना हो, लेकिन ये सिविक सेंटर है और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं उसे बखूबी जाकिर भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि अमूमन यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो आते हैं चाय पीने, कॉफ़ी पीने, सैर सपाटा करने, घूमने, लेकिन अक्सर युवाओं को यहाँ के इतिहास के बारे में नहीं पता है। वो जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। क्या यहाँ का इतिहास रहा है, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? सिविक सेंटर जैसा कि नाम है तो वो नाम से ही जाहिर होता है कि लोगों के इकट्ठा होने की जगह है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भिलाई का जब निर्माण शुरू हुआ, टाउनशिप बनना शुरू हुई, तो सिविक सेंटर जो बनाया गया था वो दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पे बनाया गया। जिस तरीके से कनॉट प्लेस में दुकानें हैं व्यवस्थित और लोगों के इकट्ठा होने की जगह, ठीक उसी तर्ज पे सिविक सेंटर को डेवलप किया गया था। और ये दस्तावेज़ों में भी सिविक सेंटर ही नाम रहा इसका। लेकिन सिविक सेंटर के बाद कुछ साल के बाद में परिस्थितियाँ ऐसा बनी कि इस जगह का नाम जो है बदल के इंदिरा प्लेस किया गया। और इसके पीछे भी बड़ी एक रोचक कहानी मैं आपको बताऊं तो इंदिरा प्लेस, जैसा कि जाहिर है नाम से कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समर्पित है। तो इसमें रोचक इतिहास ये है कि हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये जो सिविक सेंटर है, ठीक इसी जगह पे 9 फरवरी 1963 को इंदिरा गांधी की आम सभा हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी ना तो प्रधानमंत्री थी, ना ही कैबिनेट में कोई मंत्री थी, कोई पद पे नहीं थी। वो एक पद आप बोल सकते हैं कि उस टाइम में राष्ट्रीय एकता परिषद हुआ करती थी, तो उसकी वो सदस्य थी। और उससे भी बढ़कर उनकी पहचान ये थी उस ज़माने में कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। तो किस्सा ये है कि भारत चीन युद्ध चल रहा था उस समय, और भारत चीन युद्ध के समय हर देशवासी का जज्बा जो है वो कई गुना बढ़ा हुआ था कि हम अपने देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। और उस ज़माने में भिलाई स्टील प्लांट के जितने कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, उन लोगों ने तय किया खुद से, उनको कोई निर्देश नहीं आया था, उन लोगों ने खुद से तय किया कि हम अपनी तनख्वाह से एक अपने मन मुताबिक राशि जो है वो राष्ट्रीय रक्षा कोष में देंगे। और एक रोचक इसमें मैं आपको तथ्य बताऊं कि जो 1963 का जो दौर है, 63 का, उस समय हमारे भिलाई स्टील प्लांट के जो जनरल मैनेजर थे, आज जिसको हम क्या डायरेक्टर इंचार्ज का पद बोलते हैं, वो जनरल मैनेजर थे सुकू सेन। तो सुकू सेन एक बहुत इंडिया के बहुत बड़े टेक्नोक्रेट थे, एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, और उनसे बढ़कर भी एक बड़ी बात जो बहुत कम लोगों को पता है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो इस वजह से उनका तत्कालीन प्रधानमंत्री या तत्कालीन बड़े नेताओं से सहज मतलब मेल जोल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हुआ ये कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए भिलाई महिला समाज और भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने मिल करके कुल 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए। तो तय ये हुआ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भिलाई बुलाया जाए और उनको ये राशि समर्पित की जाए। तो सुकू सेन जी के लिए वो बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने संपर्क भी किया और सब चीज़ें तय भी हुई। जवाहरलाल नेहरू आएंगे ऐसा तय भी हुआ, एक कार्यक्रम होगा। लेकिन अब जो भी उस टाइम में जैसा भी बदलाव हुआ, नेहरू को शायद विदेश दौरे पे जाना पड़ा या जैसा भी रहा होगा, नेहरू नहीं आ पाए। तो उन्होंने, चूँकि कार्यक्रम तय था, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा।
तो इंदिरा गांधी 9 फरवरी 1963 को भिलाई आई। तब ये सिविक सेंटर सिर्फ ये जो पुरानी जो दुकानें दिख रही है ये लाइन थी, और ये मैदान था, मैदान ही नहीं मतलब यहाँ पटरियाँ बिछी हुई थी जिसमें बच्चों के लिए रेल चलती थी, मिनी ट्रेन चलती थी, और बाकी चाट गुपचुप का वो लगा करता था, तो खुला मैदान था। तो उस दिन 9 फरवरी 1963 को जब इंदिरा गांधी भिलाई आई तो भिलाई के हर समाज की ओर से, माने चूँकि ये मिनी इंडिया है, मिनी भारत है, तो यहाँ के जितने हर स्टेट के लोग हैं उन लोगों ने अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इंदिरा गांधी का यहाँ स्वागत किया। और उसके बाद इंदिरा गांधी यहाँ आई। चूँकि सुकू सेन सिर्फ एक जनरल मैनेजर नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी की भी हैसियत रखते थे, इसलिए इंदिरा गांधी उन्हें अच्छे तरीके से जानती थी। उनसे छोटी थी लेकिन जानती थी, सम्मान करती थी। तो सुकू सेन और सारा पूरा बीएसपी मैनेजमेंट यहाँ आम सभा में शामिल था। सुकू सेन स्टेज में थे, उन्होंने यहाँ सभा को संबोधित किया, और उसके बाद में 1.5 लाख रुपए की जो राशि है उसका चेक जो है वो इंदिरा गांधी को इसी जगह पे समर्पित किया गया देश की तरफ से। और भी अलग अलग कई कार्यक्रम हुए थे, कुछ एक लक्की ड्रॉ भी निकाला गया, इंदिरा गांधी की तरफ से इनाम भी दिया गया, ऐसा ये सब कार्यक्रम हुए। तो संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो ये एक कार्यक्रम हो गया। अब बात आती है कि ये इंदिरा प्लेस कैसे हुआ फिर। तो 63 में तो इंदिरा गांधी आकर चली गई, 1.5 लाख रुपए की राशि भी दे दी गई भिलाई बिरादरी की ओर से। फिर बाद में जब बांग्लादेश निर्माण हुआ, और बांग्लादेश निर्माण में जो इंदिरा गांधी की जो भूमिका रही तत्कालीन प्रधानमंत्री के तौर पे, उसको लेकर के हम भारतवासी ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों ने सलाम किया इंदिरा गांधी के साहस को, है ना, उनके तत्काल निर्णय लेने की क्षमता को, और जो उन्होंने किया वो सारी दुनिया को मालूम था। तो तब सारे देशवासियों में इंदिरा गांधी को लेकर के एक जज्बा था। कुछ लोगों ने दुर्गा का स्वरूप भी बताया उसको, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उस समय तत्कालीन जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट में कहीं कोई ऐसा विचार आया कि हमारी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा एक नए राष्ट्र का निर्माण किया है, तो प्रधानमंत्री को कुछ समर्पित किया जाना चाहिए उनके नाम को लेकर के। तो तब ये तय हुआ कि ये सिविक सेंटर जो नाम है, ये सिविक सेंटर तो एक कोई ख़ास वो वैसा नाम नहीं है, तो क्यों ना सिविक सेंटर को ही इंदिरा प्लेस का नाम दिया जाए। तो ये 1972 की बात है, 71 एंड में ये सब चीज़ें हुई थी, और उसके बाद में 1972 में तय हुआ कि फाइनली सिविक सेंटर को इंदिरा प्लेस का नाम दिया जाए। तो उसके लिए उस ज़माने में जनरल मैनेजर थे पृथ्वीराज आहूजा। अच्छा। पृथ्वीराज आहूजा कारखाने के मुखिया थे, और आहूजा साहब भी भिलाई के पायनियर टीम के पायनियर इंजीनियर रहे हैं। शुरुआती दौर में ही भिलाई आ गए थे, और पृथ्वीराज आहूजा चूँकि कमान संभाल रहे थे भिलाई की, और उनके भी दिल्ली में संपर्क अच्छे थे। और उस ज़माने में जनरल मैनेजर का रुतबा बहुत बड़ा हुआ करता था, और भिलाई जैसे यूनिट का जनरल मैनेजर होना बोलने से एक बड़ा रुतबा हुआ करता था। तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी मंशा से अवगत कराया भिलाई वासियों की। उन्होंने जाके मुलाकात की और बताया कि हम भिलाई वाले हमारा जो सबसे डेवलप एरिया है सिविक सेंटर, उसको आपके नाम पे समर्पित करना चाहते हैं। तो संभव है कि प्रधानमंत्री ने सहमति दी होगी जब भी चीज़ें आगे बढ़ी, और प्रधानमंत्री का दौरा तय हुआ, और भी बहुत से कार्यक्रम होने थे, प्रधानमंत्री का सम्मान होना था और चीज़ें होनी थी। तो ये सब दौरा तय हुआ, और उसके लिए तिथि तय हुई थी 25 जनवरी। अच्छा। लेकिन इस बार भी अब कुछ रहा होगा दिल्ली में, और फिर अगले दिन चूँकि 26 जनवरी है तो वैसे ही प्रधानमंत्री की व्यस्तता रहती है, तो इंदिरा गांधी फिर उस दिन नहीं आ पाई। लेकिन चूँकि ये सब तय हो चुका था, तो फिर तत्काल जो है फिर तय ये हुआ कि जनरल मैनेजर जो है वो भिलाई के नागरिकों के ओर से इसको समर्पित करेंगे। तो तब ये जो आप जो बोर्ड देख रहे हैं, तब फिर ये 25 जनवरी 1972 को सिविक सेंटर का नाम बदल के इंदिरा प्लेस किया गया। अच्छा। तो ये एक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए भिलाई वासियों की एक आदर अंजलि बोल सकते हैं आप उनको,
कि भिलाई वासी उनको कितना मतलब उनको कितना रिस्पेक्ट देते थे, कितना सम्मान देते थे। और मैं अगर बताऊं आपको, इंदिरा गांधी, चूँकि भिलाई जो है जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में बना और नेहरू पीरियड ऐसा रहा कि उस ज़माने में ढेर सारे पब्लिक सेक्टर बने, उनमें से भिलाई भी एक था। तो नेहरू की बेटी होने के नाते और देश की एक मजबूत प्रधानमंत्री होने के नाते पब्लिक सेक्टर को लेकर उनका नज़रिया बेहद साफ था और पब्लिक सेक्टर को जितना फलने फूलने का मौका उनके कार्यकाल में मिला वो अपने आप में अभूतपूर्व है। एक चलते चलते छोटी सी बात बताऊं कि आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश का कोई प्रधानमंत्री हमारे भिलाई कारखाने के जो मुखिया हैं आज उनको डायरेक्ट बात करे या चिट्ठी लिखे, आज आप ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस ज़माने में जो भी यहाँ जनरल मैनेजर हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे, उनको सीधे चिट्ठी लिखती थी। एप्रिसिएशन लेटर जो होता है हाईएस्ट प्रोडक्शन पे, प्रॉफिट पे, तो सीधे चिट्ठी लिखती थी। जैसे उस ज़माने में एक जनरल मैनेजर थे जी जगतपति, पृथ्वीराज आहूजा जी के ठीक पहले। तो जगतपति जी ने अपने पर्सनल एल्बम से मुझे दिखाई थी एक चिट्ठी। वो चिट्ठी आज भी उसकी कॉपी मेरे पास में है। उसमें सीधा प्रधानमंत्री का लेटर है, माय डियर जी जगतपति, और उसके बाद में उन्होंने एप्रिसिएशन के शब्द लिखे। तो ये कल्पना आज आप नहीं कर सकते कि देश का प्रधानमंत्री क्या, इस्पात मंत्री भी सीधा कारखाने के किसी अधिकारी को लिखे, ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो वो परिस्थितियाँ अलग थी जब पब्लिक सेक्टर को फलने फूलने का मौका मिला, और शायद इंदिरा गांधी का या जवाहरलाल नेहरू का पब्लिक सेक्टर को लेकर के इतना जो रुझान रहा और इतना जो अवसर मिला, यही वजह थी कि भिलाई के लोगों का, या भिलाई जो अलग अलग प्रदेश के लोग आके यहाँ पे रहे और इसको तरक्की दी, इसको नया रूप दिया। तो उस वजह से भी भिलाई के लोगों का एक नेहरू, इंदिरा और राजीव, इन तीनों को लेकर के एक अलग ही भावना रही है। उसी का नतीजा था कि ये इंदिरा प्लेस यहाँ पे बना। बदलाव हुए, काफ़ी सारी परिस्थितियाँ बदली, आप बता रहे थे। लेकिन जो जगह इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली होनी थी, बहुत कुछ बदलाव होने थे। जिस तरह से मैं आपको बताऊँ, मौजूदा हालात, अभी जब हम आए हैं यहाँ पे, तो एक यहाँ पे सारे चारों तरफ से बंद हैं और एक ताला लगा हुआ है छोटा सा। जाने के आने की अनुमति नहीं है, ये नहीं बोल सकते। लेकिन हम जिस तरह से कूद फान के आए हैं, और ये जंगल जिस तरह से आप देखेंगे, आपको महसूस होगा कि आप छत्तीसगढ़ के किसी झीरम घाटी के जंगल में घुसे हुए हैं। ये तब मौजूद स्थिति है जो भिलाई के सेक्टर में, जो अपने आप में एक डेवलपमेंट एरिया माना जाता है। तो ऐसी जगह चूँकि आप एक पत्रकार भी हैं, और ऐसी स्थिति जहाँ पे इंदिरा गांधी ने सभा की और बहुत एक पावरफुल उनको माना जाता था, ऐसी स्थिति इस जगह की है क्या? सहेज के रखना कहीं ना कहीं इसमें सबसे पहली बात है, हम लोग अपनी स्मृतियों को सहेजने के मामले में थोड़े लापरवाह होते हैं। हमको लगता है जो आज है, जो हमारे सामने है, उगता सूरज है, उसको सलाम करो, बाकी को छोड़ो। तो ये प्रवृत्ति गलत है। इस जगह में कई तब्दीली आई पिछले 50-60 सालों में। कभी ये सामने आप नेहरू आर्ट गैलरी देख रहे हैं, कभी उसमें कैंटीन भी लगी, कभी उसमें लाइब्रेरी भी बनी, कई तब्दीली आई। सिविक सेंटर का ये स्वरूप भी बदला। यहाँ पहले बच्चे, यहाँ आपको मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ी लोक कला महोत्सव हुआ, बच्चों की ट्रेन चलती थी, एक अम्यूज़मेंट पार्क की तरह इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बाजू में ये बच्चों की ट्रेन, यहाँ झूले लगे हुए थे। फिर पास में चित्र मंदिर नाम से बीएसपी का अपना सिनेमा हॉल भी था। तो वो मनोरंजन की एक जगह थी। ठीक है, परिस्थितियाँ बदलती है तो पुरानी चीज़ें छूटती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक टावर के नाम से ये एरिया डेवलप किया। अब ये पुलिस विभाग की जिम्मेदारी कि जब उन्होंने इसको लिया है इस जगह को, तो उसको उस ढंग से संवारे भी, ताकि आज हमारे नागरिक जो ट्रैफिक के नियमों के बारे में अवगत नहीं हो पाते, यहाँ आके लोगों को जाने। कई बार उन लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन कंटिन्यू हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे अब ये बियाबान जंगल हो गया है। जबकि लोगों को पता चलना चाहिए इस जगह का क्या महत्व है। आज ये बोर्ड जो है, ये सन्नाटे में ये पड़ा हुआ है। ये बोर्ड ये कोई नहीं जानता कि ये क्यों है, क्या है। ये भले
है कि जितने भी अपने बैंक है यहाँ पास में, जितने बैंक है या LIC है या जो भी, सब अपना पोस्टल एड्रेस इंदिरा प्लेस लिखते हैं। सरकारी पोस्टल एड्रेस यहाँ का इंदिरा प्लेस ही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये इंदिरा प्लेस क्यों है, या कहाँ पे है, किस लिए है। तो ये दायित्व तो BSP का भी, भिलाई स्टील प्लांट का भी है कि लोगों को बताए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप ये जगह क्यों है इंदिरा प्लेस। युवाओं को कितना ज़रूरी है ये सब जानना, क्योंकि अब वर्चुअल चीज़ों में वो इतने लीन हो गए हैं। उसके बाद फिर फेसबुक, व्हाट्सअप, इसके आगे ठीक है कुछ किताबें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कह सकते सारे युवाओं को एक में नहीं पिरो सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भिलाई के इतिहास की जानकारी उनको होनी कितनी ज़रूरी है। नहीं, बहुत ज़रूरी। देखिए क्या होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो 95 या 98% फेक रहता है। सीधा अगर बोले तो आपको इतनी फेक न्यूज़ मिलेगी, इतने फेक फैक्ट मिलेंगे कि आप खुद ही उस पर यकीन करके फॉरवर्ड करने लगते हो। ऐसे दौर में ऐसा नहीं कि लोग गंभीर पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ना नहीं चाहते, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आपको रेफरेंस खोजना पड़ेगा, किताब खोजनी पड़ेगी। तो ये तो आपके आँख के सामने दिखता हुआ इतिहास है ना, ये तो आपको दिख रहा है। आप लोगों को बताइए ना कि ये क्यों है, किस लिए है, इस जगह का क्या है। आप देखिए कि युद्ध के टाइम में भिलाई वासियों का जज्बा क्या था। 1.5 लाख आज की तारीख में उसको आप कम से कम वो 1.5 करोड़ की रकम होनी चाहिए। हाँ, मोटा आज की तारीख में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा होना चाहिए वो रकम जो है। वो एम्प्लॉय ने दिया। उस ज़माने में जब एम्प्लॉय की तनख्वाह 60 रुपये 70 रुपये होती थी, उस ज़माने में सारे एम्प्लॉय ने दिया, और वो भी कोई मैंडेटरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था कि आपको अपनी तनख्वाह से देना है। एक दिल्ली से खाली एक अपील जारी हुई थी कि देश की सीमाओं पे संकट है, और अगर आप सेना को मदद करना चाहें तो ये ऐसे कर सकते हैं। वो शुरू 2 महीने तनख्वाह से कटवाने का था, लेकिन आपको मैं बताऊं आज भी ये रिकॉर्ड में है, 6 महीने तक के हमारे यहाँ एम्प्लॉय जो है तनख्वाह से कटवाते रहे पैसा कि नहीं हम सेना के लिए दे रहे हैं। तो वो जो जज्बा था, उस जज्बे को आज कैसे लोग जानेंगे। आज कोई नहीं जानता कि क्यों वो जज्बा उमड़ा था, क्यों यहाँ पे 1.5 लाख रुपए अर्पित किए गए थे इंदिरा गांधी को, राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए, वो कोई नहीं जानता। अब किसी को मालूम भी नहीं है, अब सब चीज़ें हवा हो गई। तो वो सब बताने की ज़रूरत है। जैसे इंदिरा गांधी को याद करने का दिन है तो वो कांग्रेसी ही याद करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम भिलाई वासी, भिलाई को लेकर के इंदिरा गांधी का क्या लगाव था, कैसा लगाव था, उसको तो हमको जानना चाहिए ना, वो जानना ज़रूरी है। और ख़ास करके जब देश की सीमाओं पे संकट था, जब भिलाई वासियों का जज्बा उमड़ पड़ा था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन चीज़ों को तो आपको याद रखना पड़ेगा, उनको आप कैसे भुला सकते हो। तो वाकई इतिहास अगर बनाना है तो इतिहास जानना पड़ेगा। अब ये वाकई हमारे देश में ये विडंबना है कि सहेज के हम चीज़ों को नहीं रखते हैं। वो चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं, वो जानकारियाँ जो हमें बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। तो आने वाले समय में भिलाई टाइम्स लगातार ऐसी चीज़ों को सामने रखते रहेगा, ख़बरों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, और आपके बीच पेश करता रहेगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ।